गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिना का कॉमन नेम है एल्यूमिनियम हाइड्रेट, जिसको प्योर क्ले कहते हैं। मतलब जो मिट्टी होती है उससे बनी हुई ये दवा है। इसका सिनोनिम्स है एल्यूमिनियम ऑक्सीडेटम। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम आपसे पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम। किन कारणों से इस बीमारी की शुरुआत होती है। फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड। ऐसे बच्चे जो कि आर्टिफिशियल फूड पे डिपेंड रहते हैं, खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें देखने को आती हैं कि आर्टिफिशियल फूड यूज करने के बाद में उनके अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। लिफ्टिंग, कोई सामान उठाने की वजह से जो स्ट्रेन पड़ता है उसकी वजह से अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो वहां पे भी इसकी आवश्यकता होती है। बॉटल फेड बेबीज, वही वाली बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि बॉटल से दूध पी रहे होते हैं उनके अंदर होने वाली बीमारियों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। बॉडली एक्सर्शन, शरीर के अंदर एक्सर्शन होने की वजह से अगर कोई बीमारी पैदा होती है वहाँ पे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट की कंडीशंस होती है जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हो या डिसअपॉइंटमेंट किसी भी चीज़ से हो, तो उसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है, जो मेंटल लेवल डेवलप होता है वहाँ पे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। एंगर, गुस्से के कारण होने वाली कोई बीमारी है तो वहाँ पे भी इसकी आवश्यकता होती है। लेड पॉइजनिंग, अगर लेड पॉइजन, चूंकि एल्यूमिना एक ऐसी मेडिसिन जो कि लेड पॉइजनिंग को समाप्त करती है, तो इसके कारण जो बीमारी पैदा होती है वहां पे भी एल्यूमिना काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके माइंड के सिम्टम क्या क्या हैं। जो पेशेंट होता है, द पेशेंट इज वेरी हैस्टी। जो पेशेंट होता है बहुत ही उतावला होता है किसी भी चीज़ के लिए, और हरीड, बहुत ही जल्दबाजी उसके अंदर होती है, बहुत ही जल्दबाज होता है पेशेंट। हर चीज़ के लिए उतावलापन उसके अंदर होता है, जल्दीबाजी करता है हर काम में। ठीक है, जल्दीबाजी करना चाहता है। अब जल्दीबाजी करने से क्या होता है कि उसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी करने वाले की। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम है टाइम पासिस टू स्लोली। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि समय बहुत धीमी गति से पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो जल्दीबाज है वो, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी है, उतावलापन उसके अंदर में रहता है, तो उसको लगता है कि समय बड़ा धीमी से पास हो रहा है, जबकि समय तो अपने समय से ही पास होता है। न समय तेजी से पास होता है न जल्दी पास होता है, सबके लिए समय उसी हिसाब से चलता है। लेकिन चूंकि इस पेशेंट के अंदर में ये टेंडेंसी होती है, जल्दीबाजी वाली, उतावलापन होता है, तो उसको लगता है कि बड़ा धीमे धीमे समय पास हो रहा है। ये एक चीज है जिसको आप यहाँ से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि वो चूंकि उतावलापन होता है उसके अंदर में, जल्दीबाजी होती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी हर काम को कर लेता है, तो उसको लगता है जो टाइम है बड़ा धीमे धीमे पास हो रहा है। ठीक है, एन आवर सिम्स हाफ अ डे, उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक घंटा पूरा आधा दिन के बराबर या एक दिन के बराबर उसका बीता जा रहा है। मतलब एक एक घंटा उसका नहीं बीतता है, इतना उसको महसूस होता है। ठीक है, ग्रेट मेंटल कंफ्यूजन एज टू हिज ओन पर्सनल आइडेंटिटी। ग्रेट मेंटल कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा मेंटल कंफ्यूजन होता है पेशेंट के अंदर में, एज टू हिज ओन पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, पेशेंट को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को वो कंफर्म नहीं कर पाता है कि ये खुद ही है वो। ये उसके अंदर में मानसिक रूप से कंफ्यूजन होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को नहीं पहचान पाता कि वो खुद ही है, ऐसी फीलिंग उसके अंदर में आती है। अल्टरनेट मूड्स, जो पेशेंट का मूड होता है वो अल्टरनेट करता है, कभी जॉय में कभी सैडनेस में, वो चेंज होता रहता है मूड उसका। एवरीथिंग इज व्यूड इन सैड लाइट, हर चीज उसको सैड लाइट जैसा महसूस होता है। ठीक है, एवरीथिंग व्यूज इन सैड लाइट, उसको सैड लाइट, सैड लाइट क्या होती है? बेसिकली सैड का फुल फॉर्म होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्या होता है कि बेसिकली डिप्रेस्ड ऑन अवेकनिंग, ऑन द अदर हैंड फियर्स इज ओन इम्पल्स। मतलब क्या है इसका कि पेशेंट को जो सैड लाइट होती है, मतलब जो धीमी लाइट होती है, ठीक है, सैड लाइट की आप देखें अगर तो आपको सैड लाइट के बारे में बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सैड लाइट होती है बेसिकली धीमी लाइट। तो वैसी कंडीशन में पेशेंट को फील क्या होता है? डिप्रेस्ड ऑन अवेकनिंग। ठीक है, अवेकनिंग करने के बाद, उठने के बाद में उसको डिप्रेशन महसूस होता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ फियर्स इज ओन इम्पल्स, वो अपने ही इम्पल्स से उसको फियर होता है, डर लगता है। ठीक है, तो एक तो डिप्रेशन होता है, दूसरी तरफ से डर लगता है। किस कंडीशन में? सैड लाइट में। एवरीथिंग इज व्यूड इन सैड लाइट। ठीक है, तो सैड लाइट की जो कंडीशन होती है वहां पे उसको हर चीज
डिप्रेशन जैसा महसूस होता है, सैडनेस महसूस होती है और भय महसूस होता है। सुसाइडल टेंडेंसी ऑन सीइंग नाइफ और ब्लड, फियर्स लॉस ऑफ रीजन, फियर्स लॉस ऑफ रीजन। सुसाइडल टेंडेंसी होती है पेशेंट के अंदर में जब पेशेंट देखता है नाइफ, कहीं पे अगर उसको छुरी दिख जाए या ब्लड दिख जाए, तो वैसी कंडीशन में पेशेंट को एक टेंडेंसी महसूस होती है कि वो सुसाइड कर ले, अपना ही गला काट ले, अपने आप को वो कुछ कर ले, ऐसी फीलिंग पेशेंट के अंदर में आती है। फियर्स लॉस ऑफ रीजन, ठीक है, उसको भय होता है कि वो अपना जो आपा है वो ना खो दे, उसको ये भय होता है अंदर से कि अपना जो होता है ना, एक इंसान अपना आपा ना खो दे, तो वो जो फीलिंग होती है वो उसके अंदर में होती है। अगला सिम्टम है पैरास्थीसिया इन द मेंटल स्फीयर, द कॉन्शियसनेस ऑफ द रियलिटी एंड जजमेंट इज डिस्टर्ब्ड। मतलब क्या है कि पैरास्थीसिया की कंडीशंस डेवलप हो जाती है मेंटल स्फीयर पे, मानसिक तौर पे, ठीक है। कंफ्यूजन की कंडीशंस होती है, द कॉन्शियसनेस ऑफ रियलिटी एंड जजमेंट इज डिस्टर्ब। पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस होता है, जो चेतन मन होता है, वो वास्तविकता को जज नहीं कर पाता है, या जो जजमेंट होता है उसको, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसकी रियलिटी वास्तविकता क्या है, उसके जो जजमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल डिस्टर्ब, वो सही को गलत, गलत को सही, किसी को कुछ दिखता, मतलब बिल्कुल उसका जो कहते हैं इसको कि इल्यूजन की कंडीशंस हो जाती है, मानसिक रूप से भ्रमित हो जाता है पेशेंट, ये कंडीशन हो जाती है। इम्प्रेशंस रीच कॉन्शियसनेस, जो इम्प्रेशंस होता है वो कॉन्शियसनेस को रीच करता है। मतलब जो इम्प्रेशन होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, जैसे इम्प्रेशन होता है किसी भी चीज़ का, वो कॉन्शियसनेस को रीच करता है। मतलब ये इसका ये होता है कि जब भी कोई भी इंप्रेशन, जैसे मान लीजिए देखने की चीज़ है, छू या टच हो गया, ये सारे इंप्रेशंस हैं, ठीक है, कोई चीज़ छुप गई, तो ये जितने भी इंप्रेशंस होते हैं बॉडी में, ये रीच करते हैं कॉन्शियसनेस को, इसकी वजह से उसका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा रीच होता है, उसको थोड़ा सा महसूस होता है, अदरवाइज उसका जो मेंटल लेवल होता है वो डिस्टर्बेंस में रहता है। स्लोली, दैट इज prick of needle will be felt with delay, जो उसका इंप्रेशन है कॉन्शियसनेस स्लोली, एक्चुअली ये एक ही वर्ड है, इंप्रेशन रीच कॉन्शियसनेस स्लोली, दैट इज prick ऑफ नीडल्स विल बी फिल्ड विथ डिले। इंप्रेशन रीच कॉन्शियसनेस स्लोली, मतलब जो इंप्रेशन होता है वो कॉन्शियसनेस को स्लोली महसूस होता है। जैसे दैट इज प्रिक ऑफ निडल विल बी फेल्ट विद डिले, अगर उसी को आप पेशेंट को एक निडल प्रिक करें, एक निडल चुभाएं, तो उसको जो महसूस होगा वो बड़ा देर के बाद महसूस होगा कि नहीं, हाँ उसको कुछ चुभी हुई है, ऐसी जो फीलिंग आएगी वो कुछ समय के बाद आएगी, उसको तुरंत महसूस नहीं हो पाएगा कि उसको कुछ चुभी हुई है। जैसे एक इंसान को आप निडल चुराएंगे तो क्या होगा कि तुरंत वो अपना हाथ हटा लेगा या जहाँ पे भी चुभेगा उसको झटक करके एक तरफ कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो नर्व्स होती हैं, जो नर्वस सिस्टम उसका बहुत तेजी से एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस पेशेंट का क्या होता है कि इसका जो एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर, तो जो सेंसेशन को लेके आती है, जो मोटर उसमें वर्क करता है, तो उसको जो सेंसरी नर्व्स होती है वही वीक हो जाती है। तो नर्व वीक होने के कारण उसको जो महसूस होता है वो बहुत धीमे से महसूस होता है, देर में महसूस होता है, तो महसूस देर में होता है तो देर में उस पर एक्शन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इंप्रेशन जो होते हैं, इंप्रेशन मतलब वही है कि बाहर से जो भी इंप्रेशंस आते हैं उसके प्रति उसका जो रिएक्शन होता है वो डिले होता है, देरी से होता है। इल्यूजन ऑफ बीइंग लार्ज, उसको इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन मतलब उसको भ्रम होता है ऑफ बीइंग लार्ज, नम, स्मूथ, हैवी, मेक्स मिस्टेक्स इन स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। उसको इल्यूजन क्या होता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, नम है, शून्यपन है, स्मूथ है, चिकनापन है, हैवी है, भारी है, अलग अलग तरीके के उसके अंदर में इल्यूजन्स होते हैं। मेक्स मिस्टेक इन स्पीकिंग और राइटिंग, जो पेशेंट होता है, आप देखिए ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि बोलने में या लिखने में उनको मिस्टेक होता है, मतलब बोलने में या लिखने में वो बोलना कुछ होता है बोल कुछ देते हैं, लिखना कुछ होता है लिख कुछ देते हैं। तो जब भी इस तरह के पेशेंट आपके साथ में आते हैं, आपके सामने आते हैं, तो आप उनके जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स होता है उस पर पूरा फोकस करके अगर आप दवा देते हैं तो आप देखेंगे कि वो पेशेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे,
ठीक है। तो जब भी ऐसे पेशेंट आए जिनके अंदर मिस्टेक्स हो लिखने में या बोलने में, ठीक है, तो वहां पे इस दवा का सही चुनाव कर सकते हैं आप, टोटलिटी आप देख करके, उस कंफर्मेटरी सिम्टम्स को देख करके। ठीक है। अगला सिम्टम है लाफ्स एंड टॉक्स बिटवीन पैरोक्सिज्म ऑफ स्पाज्म। पेशेंट लाफ करता है, हंसता है या बातचीत करता है बिटवीन पैरोक्सिज्म ऑफ स्पाज्म। ठीक है। जब स्पाज्म के पैरोक्सिज्म होते हैं, जैसे दो पैरोक्सिज्म के बीच में जो जगह होती है, जो बीच में टाइम होता है, उसके बीच में पेशेंट हंसता है, बातचीत करता है, फिर से उसको स्पाज्म की कंडीशन हो जाती है, पैरोक्सिज्म फिर से वापस उसको आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह के मेंटल सिम्टम पे भी ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे और सिम्टम्स के बारे में। पेशेंट स्टूपर होता है, मतलब स्टूप होता है, बहुत ही कह सकते हैं उसको कि जैसे बेवकूफ़ टाइप का होता है। ग्रेट स्टूपर एंड ड्रेड ऑफ फॉलिंग फॉरवर्ड। ऐसा बंदा जो कि आगे की तरफ गिर न जाए, इस चीज़ का डर लगता है पेशेंट को। अगर कोई पेशेंट ऐसा आपको दिखे जिसके अंदर थोड़ा सा बचकानापन रखे, बेवकूफ़ी टाइप की चीज़ें दिखे, और साथ में वो पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं चलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं आगे की तरफ गिर न जाऊँ, तो आगे की तरफ गिरने की जो कंडीशन है वहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है। तो जहाँ पे पेशेंट को आगे की तरफ गिरने का भय हो, वहाँ पे आप इस दवा का यूज़ करते हैं तो बहुत बेहतरीन वर्क करती है। स्लोनेस इन आंसरिंग क्वेश्चंस एंड वैग्यू। पेशेंट क्या होता है, चूंकि उसकी जो सेंसरी नर्व्स होती है या जो नर्वस सिस्टम उसका वीक काम करता है, तो स्लोनेस इन आंसरिंग। ठीक है। आंसर देने में क्वेश्चन को, उसका जो उतार, अगर मान लीजिए किसी सुबह आप, जैसे कोई पेशेंट आपके पास में आया, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो पेशेंट को देखेंगे कि जब वो आंसर दे रहा होगा तो बहुत ही धीमे धीमे आंसर देगा। मतलब वो पूरी फ्लो के साथ में आपने जैसे पूछा वैसे आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उसकी वो वीक होती हैं। वो जो मैसेज है ब्रेन तक वो धीमे धीमे लेके जा पाती हैं। तो जब धीमे से लेके जा पाती हैं तो जाहिर सी बात क्या होगा कि उसके चीज़ें समझने में एक तो दिक्कत होगी उसको, और प्लस अस्पष्ट होगा, जो आंसर करेगा वो भी अस्पष्ट होगा। ठीक है। तो एक तो धीमे धीमे आंसर देगा, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो तुरंत आंसर नहीं देगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आंसर देगा, और अस्पष्ट होगा, मतलब जो ठीक है। वैग्यू रिप्लाईज कैन नॉट बी हरीड। अस्पष्ट जो आंसर देगा उसमें भी जल्दीबाजी नहीं होगी। ठीक है। रिलीफ एट ओन प्लेस, वर्स टाइम लिमिट। ठीक है। रिलीफ एट ओन प्लेस, अगर वो अपनी जगह पे है, अपने घर पे है, तो उसको रिलीफ महसूस होगा। और वर्स टाइम, अगर टाइम लिमिट है, टाइम के अंदर अगर लिमिटेशन हो जा रहा है, तो उसको तकलीफ दे महसूस होता है पेशेंट को। ठीक है। उसको टाइम लिमिट का विशेष ध्यान होता है कि पेशेंट जल्दी से चाहता है हर चीज को करना। एंजाइटी ऑफ कॉन्शियसनेस एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। एंजाइटी ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट के अंदर में एंजाइटी होती है ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब यह है कि जो प्रेजेंस, उसको जो कॉन्शियस है, जो उसको चेतन है, चेतना है उसके अंदर में, जो महसूस कर रहा है, वो उसके प्रति वो एंजाइटी होती है उसके प्रति, एज इफ गिल्टी ऑफ अ क्राइम। उसको एक गिल्टी महसूस होती है कि जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो। तो कभी कभी कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि आपको बताता है कि डॉक्टर साहब उसने जो भी क्राइम किया हुआ उसके प्रति उसको बड़ी गिल्टी महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए एक बार इस दवा का जरूर ध्यान देना चाहिए। वैग्यूनेस मतलब अस्पष्टता, नो क्लियर सिम्टम्स कम आउट। कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती है जबकि पेशेंट कोई भी क्लियर सिम्टम नहीं दे पाता है, क्लियरली समझ में नहीं आता है कि इसको कौन सी दवा देनी चाहिए। तो वैसी कंडीशन में जबकि हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, सल्फर भी ऐसी चीज़ों को, जो सिम्टम्स होते हैं उसको स्पष्ट कर देती है। कहते हैं उसके बारे में, सल्फर के बारे में, कि आइदर इट क्लियर द केस और क्योर द केस। वैसे ही कंडीशन इसकी भी होती है कुछ कुछ, कि ये क्लियर करने के बारे में बात हो रही है कि ये दवा देने के बाद में जो सिम्टम्स है वो क्लियरली कम्स आउट हो जाते हैं, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो इजीली सामने आ जाते हैं। अब क्या क्या इसमें स्टेजेज होते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। पहला स्टेज है स्लोलीनेस, स्लो कॉम्प्रिहेंशन। उसकी जो समझ होती है, धीमी समझ होती है, कोई सी भी चीज़ को वो
कॉम्प्रिहेंशन करता है, उसको समझता है धीरे धीरे। ठीक है। डोंट टॉलरेट प्रेशर ऑफ टाइम, समय का दबाव बर्दाश्त न करे। पेशेंट ऐसी कंडीशंस हो जाती है, पेशेंट समय का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सेंसेशन ऑफ बीइंग हरीड इनसाइड, पेशेंट को सेंसेशन होता है ऑफ बीइंग हरीड इनसाइड, अंदर से कि जल्दीबाजी करने वाली। कैन नॉट स्टैंड बीइंग हरीड, लेकिन वो जल्दीबाजी कर नहीं पाता है। ठीक है। कैन नॉट डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम, पेशेंट एक साथ दो काम नहीं कर सकता है। ठीक है। रीजन बीइंग उसकी जो नर्वस सिस्टम है वो वीक होती है उसके कारण। ठीक है। कंफ्यूजन, पेशेंट को भ्रम होता है। टर्मोइल, बड़ी खलबली अंदर से होती है। वैग्यू स्टेट ऑफ माइंड, मन की अस्पष्ट अवस्था होती है, मन की अवस्था अस्पष्ट होती है। तो ऐसी कंडीशन में एल्यूमिना दवा बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। अब इस चीज़ को हम और चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं। आप जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इसके बारे में और डिटेल में बातचीत करेंगे। इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स देयर प्रॉब्लम्स, पेशेंट के अंदर में अपनी जो फीलिंग्स होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो इम्पॉसिबल होता है एक्सप्रेस करना। किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं सकता। ठीक है। तो ये इसकी मेंटल की कंडीशन होती है। और इसके साथ में लॉस ऑफ आइडेंटिटी, पेशेंट को अपनी आइडेंटिटी के बारे में कि मैं कौन हूं यही नहीं पता होता। ठीक है। उसको डिफाइन नहीं कर पाता पेशेंट। व्हेन दे टॉक थिंक समथिंग समवन एल्स इज टॉकिंग, जब पेशेंट बात करता है तो वो सोचता है कि कोई और बात कर रहा है। ठीक है। मतलब उसको ये नहीं महसूस होता कि वो खुद बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, उसको ऐसा महसूस होता है कोई और बातचीत कर रहा है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को फील नहीं कर पाता है। ये बड़ा खास सिम्टम होता है। एवरीथिंग सिम्स अनरियल, उसको हर चीज अनरियल मतलब अवास्तविक महसूस होती है। उसको वास्तविक लगता ही नहीं है। उसको लगता है कि सब चीजें अनरियल है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगला है इसका स्टेज, कम टू कंक्लूजन दे आर गोइंग इनसेन, वो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है पेशेंट कि वो इंसेन हो रहा है, मतलब वो विक्षिप्त हो रहा है, वो बिल्कुल पागल की कंडीशन में जा रहा है, पागल हो जाएगा, ऐसा उसको फील होने लगता है पेशेंट को। डीप डेस्पेयर, गहरी निराशा होती है ऑफ रिकवरी, उसको लगता है कि वो रिकवर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल निराशा हो जाती है पेशेंट को। डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट। रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे देता है, मतलब क्या लगता है कि बस अब सब समाप्त हो गया है, पागल हो गया है वो। और इस तरह की फीलिंग पेशेंट के अंदर में आने लगती है। फियर ऑफ नाइफ्स, ठीक है, पेशेंट को नाइफ यानी छुरी से डर लगता है, ब्लड से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, डिजीज से डर लगता है, एपिलेप्सी से डर लगता है, मिर्गी से डर लगता है, एविल स्पिरिट्स जो बुरी आत्माएं होती हैं उनसे डर लगता है। इंपल्स उसको आता है, उसको अंदर से एक भावना आती है टू किल देमसेल्फ, खुद को किल करने की भावना उसके अंदर से आती है। व्हेन सीइंग नाइफ और ब्लड, पेशेंट ब्लड देख ले या छुरी देख ले, चाकू देख ले, तो उसको अपने अंदर से फीलिंग आती है वो अपने आप को किल कर दे, अपने आप को मार डाले, ये फीलिंग आती है पेशेंट के अंदर में। ठीक है। अच्छा, पेशेंट किसी और चीज को अगर मारने की कोशिश करे तो उसके अंदर में अगर हाथ में छुरी आ जाए, कुछ भी आ जाए और वो किसी और को मारने की कोशिश करे तो वहां पे कौन सी मेडिसिन आती है? आप लोगों को पता होगा कि ऐसी कंडीशन में हीपर सेल्फ बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके अंदर में फीलिंग आती है कि अगर उसके हाथ में चाकू है या कुछ छुरी है, कुछ भी ऐसी चीज है और सामने कोई है तो उसको लगता है कि उसका गर्दन काट दे, उसको वो किल कर दे, तो उसके अंदर ये फीलिंग आती है। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में। गाइडिंग इंडिकेशंस वो सारे इंडिकेशंस होते हैं जो पेशेंट को किसी भी चीज के बारे में कंफर्म करने की तरफ लेके जाते हैं। जैसे इसका एक सिम्टम है, इट अफेक्ट्स द सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस काजिंग डिस्टर्बेंस इन कोऑर्डिनेशन एंड पैरेटिक इफेक्ट्स, पैरेस्थीसिया, स्पाइनल डिजनरेशन। अब देखिए इसका एक्शन कैसे होता है। इट अफेक्ट द सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस, यह दवा या इस दवा के जो सिम्टम्स होते हैं, यह दवा अफेक्ट करती है सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस को। सेरेब्रोस्पाइनल मतलब जो बीच का एक्सिस होता है, अगर आप अपने हेड पे ऊपर देखेंगे, आपका जो वर्टेक्स रीजन होता है या आपको जो एक धारी जो कि बीचों बीच आपके अंदर होती है, अगर आगे से पीछे तरफ ले जाए, दोनों तरफ आपका हाफ पोर्शन हो जाए, तो जो एक्सिस बनता है वो होता है सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस। वो काजिंग डिस्टर्बेंस इन कोऑर्डिनेशन एंड पैरेटिक इफेक्ट्स,
वह डिस्टर्ब होता है कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि उसका जो कोऑर्डिनेशन है, कहने का मतलब ये कि उसका जो किसी भी चीज को कोऑर्डिनेट करने की, मतलब उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, उसका जो वर्ड होगा हिंदी में कि उसको कोऑर्डिनेशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप हिंदी की बात करें, अंग्रेजी में तो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हिंदी में इसको बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन मतलब कि बैलेंस करना, ऐसे समझ लो आपकी जो बैलेंसिंग पावर उसकी होती है वो बैलेंस नहीं कर पाता है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन मतलब बैलेंस करना, ये भी इंग्लिश का ही वर्ड है, लेकिन आप हिंदी में समझ लेना अपने हिसाब से आप, कि बैलेंसिंग की दिक्कत होती है, वो बैलेंस नहीं कर पाता है। पैरेटिक इफेक्ट्स आते हैं। पैरेटिक मतलब जैसे पैरालिसिस के जो पहले की कंडीशन होती है उसको बोलते हैं पैरेटिक। तो पैरालिसिस से पहले जो इफेक्ट्स आते हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, वो सब इस पेशेंट के अंदर में डिस्टर्बेंस में महसूस होने लगता है। पैरास्थीसिया कंडीशंस हो जाती है, स्पाइनल डिजेनरेशन होता है। ठीक है, स्पाइनल डिजेनरेशन मतलब जो स्पाइन के अंदर में डिजेनरेशन होता है, वहाँ पे स्पाइनल जो नर्व्स होते हैं उसके अंदर में क्षरण होना शुरू हो जाता है। वेरी चिली पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा चिली होता है। डेफिशिएंट इन एनिमल हीट, जो जैविक शक्ति होती है, जो जैविक ताप होता है बॉडी के अंदर में, वो कम हो जाता है, चिली होता है। ठीक है, इसको गर्म चीज़ चाहिए होता है। रिलीफ बाई वार्मथ इन जनरल, पेशेंट को गर्मी से आराम मिलता है। एक्सेप्ट स्किन इरप्शंस, किन कंडीशंस के अलावा, स्किन के जो इरप्शंस होते हैं वहां पे गर्मी से पेशेंट को तकलीफ होती है। बाकी सारी चीज़ों में पेशेंट को गर्मी से आराम मिलता है, लेकिन गर्मी से तकलीफ कब होती है, स्किन के केस में। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है आपको। ड्राइनेस ऑफ ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी, पेशेंट के म्यूकस मेम्ब्रेन, बॉडी का जितना भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो ड्राई हो जाता है, सूखापन हो जाता है। आल्सो देयर इज अ ड्राई स्किन आर इरिटेबिलिटी एंड रिलैक्सेशन। आल्सो देयर इज अ ड्राई स्किन, आल्सो जो स्किन होती है ड्राई हो जाती है, आर इरिटेबल होती है, एंड रिलैक्सेशन, और रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि मसल्स वीक हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं, तो रिलैक्सेशन आ जाता है उनके अंदर में, उनके अंदर रिलैक्स फीलिंग आने लगती है बॉडी के अंदर में। ठीक है, स्किन के अंदर में। अगला इंडिकेशन है म्यूकस डिस्चार्जेज, प्रोफ्यूज डिस्चार्जेज आर थिन, एक्रिड एंड इरिटेंट। म्यूकस डिस्चार्जेज प्रोफ्यूज, जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। डिस्चार्जेज आर थिन, जो डिस्चार्जेज होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। एक्रिड होते हैं, लगने वाले होते हैं। एंड इरिटेंट, और जहाँ लगते हैं वहाँ पे इरिटेशन पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसके म्यूकस डिस्चार्जेज के ये सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट इज थिन, जो पेशेंट होता है दुबला पतला होता है। वांट टू लाई डाउन बट इंक्रीजेज द फटीग, पेशेंट दुबला पतला होता है, पेशेंट चाहता है लेट जाना, लेकिन इंक्रीजेज द फटीग, लेकिन जैसे लेटता है उसको और ज़्यादा फटीकनेस महसूस होने लगती है, कमजोरी थकान महसूस होने लगती है। पल्सेशंस आर फेल्ट इन वेरियस पार्ट्स, पेशेंट को अलग अलग बॉडी के जगह पे पल्सेशन फील होता है। ठीक है, पल्सेशन मतलब उसको जैसे नब्ज चलती है ना तो पल्सेट करती है, तो वैसी फीलिंग पेशेंट को अलग अलग बॉडी के पार्ट में महसूस होता है। पेन्स गो अपवर्ड्स, जो दर्द होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। स्पेशली इन इन्फेंट्स, विशेष तौर से बच्चों में, ओल्ड पीपल, बूढ़े जो लोग हैं उनके अंदर में, या सेडेंट्री वुमेंस, ऐसे लेडीज जो कि सेडेंट्री लाइफ जीती हैं, मतलब आराम तलब वाली जो लेडीज होती हैं, उनके अंदर में जो पेन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, गो अपवर्ड्स। और पल्सेशन फील हो अलग अलग बॉडी की जगह पे, तो वहाँ पे भी इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। डिजायर फूड, क्या डिजायर होती है, ड्राई फूड, सूखा भोजन चाहिए पेशेंट को। इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो कि आसानी से पच न पाएँ। ठीक है, ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है पेशेंट को। सच है, जैसे ड्राई राइस, सूखा चावल, स्टार्च, मंड, चाक, चारकोल, अर्थ, मिट्टी, कोल, कोयला, क्लोव्स, लौंग, कॉफी ग्राउंड्स। ठीक है, टी। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिनको पेशेंट को बड़ी इच्छा होती है खाने की। ठीक है, आप देखिए जिसको बल्का बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को खाने की इच्छा होती है। एवर्जन, ये तो हो गई डिजायर की बात। हम बात करते हैं एवर्जन के बारे में। एवर्जन होता है मीट, पोटैटोज, पेशेंट को मीट और आलू,
ये दो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, ये पेशेंट नहीं खाना चाहता है। इसके अलावा पोटैटोज खाने से क्या होता है, डिसएग्री हो जाती है। उसको क्या दिक्कत होती है, काज, इरेक्टेशन, आलू खाने से पेशेंट को डकार आने लगती है, ठीक है। हैवीनेस इन एंड इनडाइजेशन, पेशेंट को पेट में भारीपन महसूस होने लगता है और इनडाइजेशन हो जाता है, खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन की कंडीशंस डेवलप हो जाती है। वाइटाइगो आर्म क्लोजिंग आइज, पेशेंट को चक्कर अगर आ जाए और कंडीशन ये हो कि आंख बंद करने पे और टेन टू फॉल फॉरवर्ड, और आगे की तरफ गिर जाए, अगर पेशेंट आंख बंद करे और उसको ये महसूस हो कि वो आगे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन की ये बेस्ट दवा है एल्यूमिना। आइस ड्राइनेस, आंखों के अंदर में सूखापन महसूस होना। थिकनिंग लिड्स, जो लिड्स है अपर एंड लोअर लिड्स, उसके अंदर में थिकनिंग हो, मोटापन महसूस हो। चेलिजियन हो, ठीक है, चेलिजियन आप लोग जानते हैं, स्टाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, आंख में जिसको बिल्ली कहते हैं, वो डेवलप हो जाए। टॉसिस ऑफ आईलिड्स, चूंकि मस्कुलर वीकनेस होती है उसके कारण में टॉसिस हो जाए, आईलिड्स ड्रॉप कर जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स भी बोलते हैं, टॉसिस ऑफ आईलिड्स भी बोलते हैं, कि आईलिड्स जो होती है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाए, झुक जाए, आंख खोलना मुश्किल हो जाए, तो वैसी कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। डिम विजन, जो विजन होता है वो डिम हो जाता है, ठीक है, दिखाई कम देना शुरू हो जाता है। कैटारल कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस हो जाती है कैटारल, ठीक है। कैटारल कंजक्टिवाइटिस विथ ग्रेट ड्राइनेस एंड बर्निंग, पेशेंट के अंदर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और जलन होती है आंख के अंदर में, और आंखों के अंदर में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। थ्रोट स्क्रैपिंग फ्रॉम ड्राइनेस, गले में इस ऐसा महसूस होता है जैसे छिल गया हो, और मुंह के अंदर सूखापन हो। जब भी कोई पेशेंट ऐसा आता है आपको बताता है कि डॉक्टर साहब पेशेंट के अंदर गले के अंदर में ऐसा महसूस होता है जैसे सूखा हुआ महसूस हो और छिल जाता है, ऐसी फीलिंग हो, तो ऐसी कंडीशन में आप एल्यूमिना सोच सकते हैं। इसके बाद जो कंडीशंस होती है उसमें एब्डोमेन कॉलिकी पेन, पेंटर्स कॉलिक, पेंटर्स कॉलिक की एल्यूमिना एक बेस्ट दवा है, ठीक है। पेंटर्स कॉलिक से क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि पेंटर्स कॉलिक की जो कंडीशन होती है वो बेसिकली डेवलप ही होती है लेड पॉइजनिंग के कारण में। क्योंकि जो पेंटर होते हैं, आप कभी देखेंगे तो पेंटर्स क्या करते हैं कि जो पेंटिंग करते हैं उनके अंदर पेट में दर्द हो, तो पेंट जो होता है उसके अंदर में लेड, ठीक है, जिसको शीशा कहते हैं, वो उसके अंदर में डाला जाता है, और जो पेंट करते हैं तो उनके अंदर वो हाथ के माध्यम से, सांस के माध्यम से, बॉडी में अलग अलग कहीं टच हो जाता है, तो वो अलग अलग कंडीशन से पेट के अंदर में या शरीर के अंदर में जाता है, तो उसके कारण जो दर्द पैदा होता है बेसिकली वो लेड पॉइजनिंग के कारण होता है दर्द। तो उसके लिए एल्यूमिना, चूंकि एल्यूमिना लेड पॉइजनिंग को एंटीडोट करती है, इसलिए वैसे कंडीशंस में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और ये पेंटर्स कोलिक में बहुत काम करते हैं। जो पेंटर लोग होते हैं उनके जो पेट में दर्द होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। क्रॉनिक इरेक्टेशंस फॉर ईयर्स, किसी को अगर डकार आने की बड़ी पुरानी बीमारी है, वर्स इन इवनिंग, शाम के वक्त में बढ़ जाती हो, तो वैसी कंडीशन के लिए दवा बहुत ही बढ़िया है। रेक्टम कॉन्स्टिपेशन फॉर मेनी डेज, ठीक है, रेक्टम में क्या कंडीशन होती है, कॉन्स्टिपेशन फॉर मेनी डेज, ठीक है। अगर पेशेंट को ये बताया पेशेंट कि डॉक्टर साहब मैं कई दिनों तक लैट्रिन नहीं जाता हूँ, कई दिनों तक लैट्रिन महसूस ही नहीं होती है, ठीक है, विथ सॉफ्ट स्टूल, और जब होती है तो सॉफ्ट होती है, नरम नरम होती है, तो वैसी कंडीशन में ये दवा बेस्ट है। दोनों कंडीशन में, या तो पेशेंट कई दिन तक स्टूल करने न जाए, उसको हाजत ही महसूस ना हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि अगर सॉफ्ट स्टूल है फिर भी नहीं उतरता है, तो इन दोनों कंडीशंस में, और इसके साथ में अगर है कॉन्स्टिपेशन विथ सॉफ्ट स्टूल, तो वहां पे ये दवा बेस्ट काम करती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए ऐसी कंडीशन में एक दो दवाएं और है जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ब्रैनिया, ब्रैनिया में भी 2 दिन 3 दिन तक पेशेंट कभी कभी नहीं जाता है, लेकिन उसके अंदर में जो महसूस होता है पेशेंट को कि लैट्रिन महसूस होती है, कभी कभी नहीं महसूस होती है ब्रैनिया में भी, लेकिन ब्रैनिया के अंदर में जो स्टूल होता है वो ड्राई होता है, अगर उसको 2 दिन नहीं गया तो ड्राई हो जाएगा स्टूल। लेकिन एल्यूमिना के अंदर में क्या है कि उसके अंदर में जो ड्राइनेस की कंडीशन उतनी नहीं होती है, इसके अंदर सॉफ्टनेस रहती है, ये अंतर होता है।
प्लस ब्रैनिया का पेशेंट, उसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, इसके अंदर में भी है, लेकिन उसके अंदर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो इससे हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ न्यू बॉर्न्स, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो वहां पे भी एल्यूमिना 30 अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करती है। नो अर्जिंग, कभी कभी होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको 2-2 3-3 दिन तक लैट्रिन महसूस नहीं होती, ठीक है। अगर ये कंडीशंस बड़े लोगों में हो, नो अर्जिंग, हैव टू ऐड विथ फिंगर्स, ठीक है, फिंगर से उनको निकालना पड़ता है। कभी कभी स्टूल, कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं, आपने देखा होगा कि पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब 2-2 3-3 दिन, 4 दिन 5 दिन 6 दिन का कभी महसूस ही नहीं होती है, और कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि वो आके अटक जाती है, उसको बाहर निकालना पड़ता है, हाथ डाल करके, उंगली डाल करके निकालना पड़ता है। रेक्टम फील्स सेम्स पैरालाइज्ड, रेक्टम ऐसा महसूस होता है कि जैसे पैरालाइज कर गया है। तो बेसिकली चूंकि मैंने आपको बताया कि ये जो मोटर एंड सेंसरी नर्व्स होती है उनके कारण होता है, तो ये सेंसेशन ही पेशेंट को महसूस नहीं हो पाता है। रीजन क्या होता है कि जो नर्व्स होती है उनके अंदर में पैरेसिस की कंडीशंस हो जाती है, पैरालाइज होने की जो पहले की कंडीशंस होती है उसको बोलते हैं पैरेसिस। तो वैसी कंडीशंस हो जाती है, बॉडी, ब्रेन को ये सिग्नल ही नहीं मिल पाता है कि काम करना है, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में अगर एल्यूमिना देते हैं तो वो जो सेंसेशन हो जाता है वो बॉडी में, ब्रेन को अच्छे से पहुंच पाता है, उस पर ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। पर्सपायरेशन फ्रॉम स्ट्रेनिंग एट स्टूल, पेशेंट जब स्ट्रेन करता है, दबाव देता है स्टूल करने के लिए, और उसके बाद पसीना होने लगे, स्टूल, पता चला कि स्टूल को करने के लिए परेशान है, खूब मजबूती से दबाव दे रहा है कि स्टूल हो जाए, और पसीना होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में एल्यूमिना बेस्ट मेडिसिन है। ये एक इसका गाइडिंग इंडिकेशन है। अगला इंडिकेशन है थिन स्टूल। जो स्टूल होता है थिन होता है, पतला होता है, लाइक थिन एज ए पेंसिल, जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल जैसा पतला पतला का स्टूल पास हो, सॉफ्ट हो, तो समझ लीजिए कि एल्यूमिना की कंडीशन है वो, ठीक है। तो वहां पे एल्यूमिना बहुत अच्छा काम करती है। देयर इज एक्सट्रीम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, रेक्टम के अंदर में बहुत ज्यादा इनएक्टिविटी होती है, एकदम रेक्टम काम ही नहीं करता है। इवन सॉफ्ट टिश्यू रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग, ऐसी कंडीशन होती है कि बिल्कुल सॉफ्ट स्टूल आराम से पास हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लेता है, बहुत ज़्यादा उसको दबाव देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है, तब जाकर के वो आता है। देर इज नो डिजायर फॉर डेज टुगेदर, कई कई दिनों तक इच्छा ही नहीं होती है स्टूल पास करने की। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू पैरेटिक कंडीशन ऑफ रेक्टम, वही बात जो मैंने बताई आपको, ऑब्स्टिनेट बहुत ही विचित्र कंडीशन हो जाती है, बहुत ही कठिन कंडीशन हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की, ड्यू टू पैरेटिक कंडीशन, पैरालिसिस के पहले की कंडीशन को बोलते हैं पैरासिस या पैरेटिक उसको बोलते हैं, वो कंडीशन होती है रेक्टम की। एंड ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होता है तो उसकी वजह से भी पास नहीं हो पाता है। रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ जाती है। डायरिया व्हेन पेशेंट यूरिनेट्स, कंडीशन ये हो कि मसल्स अगर वीक हैं रेक्टम की, और वैसी कंडीशन में पेशेंट को डायरिया हो जाए, पेशेंट यूरिनेट्स, जब पेशेंट बाथरूम करने जाए, पेशाब करने जाए, उसमें लैट्रिन हो जाए। कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं बाथरूम करने जाता हूँ तो बाथरूम तो होती है लेकिन उसके साथ में लगता है कि लैट्रिन भी हो गई। वैसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है एल्यूमिना। रीजन बीइंग क्या होता है इसमें कि चूंकि जो मसल्स है वो वीक है, रेक्टम की मसल्स वीक हैं, तो प्रेशर लगाता है पेशेंट, इसके लिए प्रेशर लगाता है यूरिन पास करने के लिए, लेकिन चूंकि वीक है तो ध्यान तो यहाँ होता है लेकिन प्रेशर वहां पे भी लग जाता है और डायरिया पास हो जाती है या स्टूल पास हो जाता है। यूरिनरी सिम्टम, इसमें क्या मिलता है, इट टेक्स अ टू लॉन्ग टू गेट यूरिनेशन स्टार्टेड, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट यूरिनेशन स्टार्टेड। पेशेंट जब कभी ये बताए कि डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है बाथरूम करने के लिए, मतलब पेशाब करने के लिए मुझे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे एल्यूमिना बेस्ट मेडिसिन है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट यूरिनेशन स्टार्टेड, ठीक है। अभी मेरे पास एक पेशेंट है जिनके पास सेम ये कंडीशन है, जिनको बाथरूम करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कुछ देर तक इंतज़ार करते हैं तब बाथरूम होती है, तो वैसी कंडीशंस में एल्यूमिना बहुत अच्छा वर्क करती है। फीमेल जेनेटिलिया,
सेक्सुअल डिजायर्स लो, नो ऑर्गेज्म। फीमेल जेनेटिलिया के अंदर में ये सिम्टम पाया जाता है कि सेक्सुअल डिजायर जो होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। पेशेंट को डिजायर ही नहीं होती है, बहुत ही कम डिजायर होती है सेक्सुअल डिजायर, नो ऑर्गेज्म। और अगर पेशेंट कॉपुलेशन करता भी है, अगर वो इस प्रक्रिया को करता भी है, तो उसके अंदर में जो ऑर्गेज्म होता है, जो वो गुड वाली फीलिंग होती है, जो अच्छा महसूस होता है, वो उसको महसूस नहीं होता, और उसको ऑर्गेज्म फील नहीं होता है। ऑर्गेज्म आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऑर्गेज्म मतलब होता है कि जो जिस पर्पस के लिए लोग सेक्सुअल डिजायर करते हैं, वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग ही पेशेंट के अंदर में नहीं आ पाती है। तो कभी पेशेंट अगर ये बताए, उसका रीजन वही होता है, क्योंकि वो जो सेंसेशन होता है वो प्रॉपरली पास ऑन नहीं हो पाता है। तो जब भी पेशेंट ऐसा बताए कि डॉक्टर साहब मुझे मजा नहीं आता है, तो वैसी कंडीशन में आपको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। और भी मेडिसिन है, ठीक है, तो ये एक गाइडिंग इंडिकेशन हो सकता है। मेंसेज शॉर्ट, वन डे वनली स्कैंटी। मेंसेज जो होता है शॉर्ट होता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए होता है। वन डे वनली केवल एक दिन होता है, और स्कैंटी और थोड़ा होता है। तो जब भी कोई पेशेंट इस तरह से बताए कि डॉक्टर साहब मुझे जो मेंसेज होता है ना, वो बहुत एक ही दिन में होता है, थोड़ा ही होता है और थोड़ी मात्रा में होता है, तो वहाँ पे एक बार एल्यूमिना जरूर सोचना चाहिए। लेकिन इसके और विशेष सिम्टम्स भी हैं, वो हम बात करते हैं अभी। अल्टरनेट सिम्टम्स एट एंड ऑफ मेंसेज। मेंसेज के एंड में जब मेंसेज समाप्त हो रहा हो, तो उसमें कुछ सिम्टम्स अल्टरनेट करते हैं, ठीक है। आफ्टर मेंसेज ग्रेट एग्जॉशन। मेंसेस के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए, फिजिकली और मेंटली मेंसेस स्कैंटी पेल। पेशेंट मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से, जबकि थोड़ा ही हुआ है, लेकिन पेशेंट क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगी, बहुत ज़्यादा वीक हो गया, फिजिकली भी मेंटली भी, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से बिल्कुल थक गया पेशेंट मेंसेस के बाद। और जबकि मेंसेस कैसा है, स्कैंटी और पेल है, पीले रंग का है, मतलब ये कि जो गाढ़ापन होता है वो उतना नहीं है, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में एल्यूमिना बेस्ट मेडिसिन है। मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन आफ्टर मेंसेस, लिकोरिया इज प्रोफ्यूज। लिकोरिया ज़्यादा आती है ऐसे पेशेंट के अंदर में, मेंसेस कम होता है, लिकोरिया ज़्यादा आती है। ट्रांसपेरेंट एंड एक्रिड रनिंग डाउन टू हील्स, ये बड़ा कॉमन सिम्टम है इस पेशेंट का, और ये सिम्टम पे मेरी दवा बहुत अच्छा काम करती है, इसको हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि लिकोरिया प्रोफ्यूज ज़्यादा मात्रा में हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, मतलब उसको पानी जैसा हो, लेकिन लगने वाला है, एक्रिड है। एक्रिड रनिंग डाउन टू हील्स। और कंडीशन ये होती है कि लेडीज अगर पैड भी लगाएं, तो कभी कभी होता है कि पैड से भी बाहर निकल करके पैरों तक चला जाए, हील तक चला जाए, तो वैसी कंडीशन में इस दवा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मोर ड्यूरिंग डे एंड बेटर बाई कोल्ड बाथिंग। मोर ड्यूरिंग डे, दिन के समय ज़्यादा हो, बेटर बाय कोल्ड बाथिंग, और जो लिकोरिया है वो ठंडे पानी से नहाने पे पेशेंट को आराम मिल जाए, ठीक है। दिन के समय ज़्यादा लिकोरिया आए और ठंडे पानी से नहाने पे पेशेंट को आराम मिल जाए। लिकोरिया की कंडीशन ऐसी हो कि ज़्यादा मात्रा में हो, पतला हो, लगने वाला हो, मतलब जलन पैदा करने वाला हो, खुजली पैदा करने वाला हो, और अगर लिकोरिया हो तो नीचे पैर तक पानी की तरह एकदम बहता चला जाए। अगर पेशेंट ये बात बताए, तो वहाँ पे सिंगल मेडिसिन आप एल्यूमिना दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है 30 या 200 पोटेंसी में। कफ में ये दवा कैसे काम करती है, कांस्टेंट एंड ड्राई। पेशेंट को कांस्टेंट लगातार खांसी आए और ड्राई और सूखी खांसी आए, ठीक है। ऑल इरिटेंट्स थिंग्स, इरिटेट थिंग्स जो होते हैं हमारे साथ में, जैसे जो इरिटेशन पैदा करते हैं, जैसे साल्ट, नमक, वाइन, एल्कोहल, वेनेगर, पीपर एटसेट्रा, इमीडिएटली प्रोड्यूसेस कफ एंड सोर थ्रोट ऑफ पब्लिक स्पीकर्स, ठीक है। तो जो इरिटेंट है, इरिटेंट के कारण अगर ड्राई कफ आए और लगातार कफ खांसी आती जाए, तो वैसे कंडीशन में इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ एंड सोर थ्रोट ऑफ पब्लिक स्पीकर्स। जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, ऐसे लोग जो कि कहीं पे उनको स्पीकिंग करनी पड़ती है, लंबे समय तक बोलना पड़ता है, तो उनके अंडर में अगर उनके साथ अगर ये कंडीशन हो जाए कि उनको खांसी आने लगे और गले में सोरनेस हो जाए, बोला न जाए, तो वैसी कंडीशन में भी एल्यूमिना बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको और भी बहुत सारे मेडिसिन है जिससे कंपेयर कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज में क्या सिम्टम्स आते हैं इसके, पैरालिसिस,
की कंडीशंस होती है स्लो ऑनसेट। पैरालिसिस भी कैसे होता है, देखो जब कंडीशंस पैरालाइज हो जाए तो वहां पे भी ये दवा वर्क करती है, लेकिन ध्यान देना है कि पैरालिसिस कैसे डेवलप हुई है, स्लो ऑनसेट। शुरुआत जो इसकी है धीरे धीरे हुई है। स्टार्ट विथ नंबनेस, सोल्स ऑफ फीट, हैवीनेस ऑफ लेग्स। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो नीचे से ऊपर में कोनियम भी है और भी मेडिसिन है। स्लो ऑन से धीरे धीरे शुरू हुआ। स्टार्ट विथ नंबनेस ऑफ सोल ऑफ फीट। जो तलवे हैं, तलवों में पहले नंबनेस आना शुरू हुआ, ठीक है, सुन्नपन आना शुरू हुआ। जब पेशेंट इस तरह से बताया कि डॉक्टर साहब पहले जो तलवे हैं उसमें सुन्नपन आना शुरू हुआ, या पेशेंट इस तरह से बताया कि तलवे में सुन्नपन आ रहा है, तो आपको एक बार तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए कि कहीं कोई आगे कंडीशंस होने वाली तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको इसका ध्यान देना है। हैवीनेस ऑफ लेग्स, पैरों में भारीपन पेशेंट महसूस बताएगा। नंबनेस हो, झुंझुनी महसूस हो, सुन्नपन महसूस हो और पैरों में भारीपन महसूस हो, तो वहां पे आपको इस दवा की आवश्यकता होती है। हैवीनेस ऑफ लिम्स प्रोग्रेसिंग टू पैरालिसिस, पैरों में भारीपन हो तो वो कंडीशन बाद में जाकर के पैरालिसिस की कंडीशंस डेवलप हो जाती है, वो बाद में जाकर के पैरालिसिस में कन्वर्ट हो सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। इनकोऑर्डिनेटेड वॉकिंग, अटैक्सिया, पेशेंट इनकोऑर्डिनेट कर पाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, मतलब ये कि मेल मिलाप नहीं कर पाता। इसको आप कह सकते हैं कि जो बैलेंस है बॉडी का, है ना, वॉकिंग का, वो बैलेंस नहीं कर पाता। पेशेंट चलता है तो इधर उधर लड़खड़ाता है, अटैक्सिया हो जाती है पेशेंट को, मतलब वो लड़खड़ाहट आती है पेशेंट के अंदर में, चलते समय बॉडी को कोऑर्डिनेट कर पाता है। ऐसी कई सारी मेडिसिन जो कि ऐसी कंडीशन में काम आती है, जैसे कास्टिकम है, जेल्सीमियम है, बहुत अच्छा वर्क करती है ऐसी कंडीशन में, जबकि कोऑर्डिनेशन बॉडी का ना हो। तो यहाँ पे पेशेंट को वॉकिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, चलते समय उसको कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, अटैक्सिया की कंडीशन हो जाती है, तो वहां पे भी इस दवा का गाइडिंग इंडिकेशन है ये सिम्टम। सेंसरी डिसऑर्डर्स, मैंने आपको भी बताया कि पेशेंट के अंदर में जो सेंसेशन होते हैं उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। जैसे स्लो रिएक्शन ऑन प्रिकल ऑफ नीडल्स, पेशेंट को अगर नीडल चुभा दिया जाए, ठीक है, तो ये जो सेंसेसरी है, जो सेंसेसरी नर्व का काम क्या होता है कि सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाना, और मोटर का काम होता है ब्रेन से उस पर्टिकुलर पार्ट तक जहां पर उसका दूसरा एक्शन होने वाला है वहां तक उस मैसेज को देना। जैसे कहीं पे अगर प्रिक कर दिया आपने निडल को, तो निडल अगर कहीं मान लीजिए हाथ में प्रिक हुई, तो यहाँ से सेंसेशन कहाँ जाएगा, हमारे ब्रेन को क्या सेंसेशन जाएगा कि हाथ में कहीं पे कुछ निडल या कुछ चुभा हुआ है, तो तुरंत ब्रेन को ये मैसेज पहुंचता है और ब्रेन क्या करता है, तुरंत दूसरे हाथ को मोटर नर्व के माध्यम से मैसेज देता है कि तुरंत वहां से हटाओ उसको, तो हाथ क्या करता है, तुरंत उसको हटा देता है वहां से, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो ये दो अलग अलग नर्व्स होती हैं जिनके माध्यम से काम होता है। तो पहली नर्व कौन सी हमारी काम आई, सेंसरी नर्व, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम किस चीज में है, यहाँ पे सेंसरी नर्व में है, मेन जो प्रॉब्लम हो सेंसरी नर्व में, मतलब जो सेंसेशन यहाँ से यहाँ तक लेके जाना वाला होता है ब्रेन तक, वो प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। जैसे स्लो रिएक्शन ऑन प्रिक ऑफ निडल, चूंकि जो रिएक्शन है निडल चुभने के बाद में, सुई चुभने के बाद में, वो बहुत धीमा होता है, क्योंकि ये धीमे धीमे जाता है ब्रेन तक पहुंचता है, तो उसमें पता ही बहुत देर में चलता है। जब देर में पता चलता है तो रिएक्शन भी देरी में होता है। अब ऐसी कंडीशन इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कोकुलस इंडिकस के साथ में और प्लम्बम मेट के साथ में, उसके अंदर भी ये कंडीशंस होती है। कैलोसिटीज, टेंडेंसी टेंडरनेस इन सोल्स ऑफ फीट, कैलोसिटीज हो जाए, मतलब जो बोन होती हैं हील के अंदर में कई सारी बोन्स होती हैं, तो उनके अंदर में जब टेंडरनेस हो जाए, वहां पे दर्द हो, इन सोल्स ऑफ फीट, जो फीट का जो है, मतलब जो फीट है, सोल है पैर का, ठीक है, जो तलवा है उसके अंदर में टेंडरनेस हो, कैलोसिटीज हो जाए, तो वैसी कंडीशंस में भी ये दवा काम करती है। वैसी कंडीशन में ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। इनेबिलिटी टू वॉक, पेशेंट इनेबल हो जाता है चलने फिरने के लिए, लायक नहीं रह जाता है, एक्सेप्ट विथ आइज ओपन, आंख खोल करके ही चल सकता है, आंख बंद करके तो चल ही नहीं सकता। इन द डे टाइम, वो भी दिन के समय। टॉटरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आइज, पेशेंट टॉटरिंग कर जाता है, फॉल कर जाता है व्हेन क्लोजिंग आइज, जैसे पेशेंट
आंख बंद करता है वैसे ही आगे की तरफ गिर जाता है। जब भी पेशेंट ऐसा बताया कि डॉक्टर साहब चलते समय अगर आंख बंद हो गई तो समझिए कि आगे की तरफ में गिर जाऊंगा, ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो वहाँ पे तुरंत ध्यान में आना चाहिए एलुमिना के बारे में। लोकोमोटर एटैक्सिया, लोकोमोटर एटैक्सिया का मतलब ये होता है चलने फिरने में जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, लोकोमोटर यानी चलने फिरने में एटैक्सिया की कंडीशंस होती है, वो सेम चीज हमने पीछे बात की हुई है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल डिजनरेशन। ये आपके आगे की चीजें हैं जिसमें स्पाइनल डिजनरेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्स, जब स्पाइनल डिजनरेशन होता है, जो स्पाइन होती है, जो स्पाइनल नर्व होती है, उसके अंदर में डिजनरेशन होता है, क्षरण होने लगता है, क्षय होती है स्पाइन, तो उसकी वजह से लोअर लिम यानी नीचे चूंकि सारा स्पाइन से ही कंट्रोल होता है, तो लोअर लिम में क्या होता है, पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। लेग्स फील एस्लीप, पाँव कैसे फील करते हैं, जैसे लग रहा है कि सुन्न हो गए हैं, सो गए हैं। व्हेन सिटिंग विथ लेग्स क्रॉस्ड, जब भी कोई पेशेंट ऐसा बताए कि डॉक्टर जब भी मैं पैर एक के ऊपर एक दूसरा पैर करके बैठता हूँ, पैर को क्रॉस करके बैठता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे पैर सुन्न हो गए हों। तो दिमाग में आपके आना चाहिए कि या तो ब्लड का फ्लो कम हो गया होगा, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कहीं पैरालिसिस की कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही है, स्पाइन में डिजेनरेशन तो नहीं डेवलप हो रहा, जिसकी वजह से क्रॉस करने पे वहां पे सुन्नपन महसूस हो रहा है। ठीक है, अगली कंडीशन होती है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस। ये क्या होता है, ऐसा फील होना, सेंसेशन एज इफ हॉट बैंडेज अराउंड लंबर रीजन। जब भी कोई पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब ऐसा फील होता है कि जैसे लग रहा है कि कोई गर्म बैंडेज, ठीक है, कोई बैंडेज बांध दिया गया है लंबर रीजन के अराउंड, ठीक है, लंबर रीजन में बैंडेज बांध दिया गया है और गर्म है वो, ऐसी फीलिंग होती है, इसको बोलते हैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशंस डेवलप तो नहीं हो रही है, उसमें ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है, मतलब जैसे कुबर निकल जाता है ना, स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन हो जाती है, उस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती है। वैसी कंडीशन में भी ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। ड्राई स्किन की कंडीशन कैसी होती है, ड्राई टैटरी इरेप्शंस, टैटरी मतलब होता है दांत जैसा होता है जिसके अंदर में रेड इरेप्शंस होते हैं, सूखा होता है, रेड होता है, ड्राई होता है, ऐसे बोलते हैं इसको, टैटरी इरेप्शंस। बर्निंग जलन होती है वर्स विंटर, और ये जो जलन जलन होती है ये विंटर की कंडीशन में, ठंडे के मौसम में बढ़ जाती है। फॉलिंग ऑफ हेयर, आई लैसेस, आई लैसेस से जब फॉलिंग ऑफ हेयर हो, आई लैसेस मतलब जो आंख की जो लैसेस होती हैं, ठीक है, तो वहां से एक होता है आईब्रो जो कि आंख के ऊपर की जगह होती है, वहां से अगर हेयर फॉल होता है तो वहां पे दवा दी जाती है। सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है कालीकार, जब आईब्रो से होती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आई लैसेस, जो कि आईलिड्स के ऊपर जो आई लैसेस होती हैं, वहां से अगर हेयर फॉलिंग होती है तो वहां पे एलिविना वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अगली भी मेडिसिन है, इसके अलावा रस्टॉक्स है और भी कई सारी मेडिसिन है। ठीक है, तो आई लैसेस में अगर फॉलिंग हो रही है तो वहां पे भी इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। इचिंग विदाउट इरप्शन, जब भी पेशेंट ऐसी कंडीशन बताइए, अक्सर आता है कि पेशेंट बताते हैं डॉक्टर साहब खुजली तो हो रही है लेकिन बिना इरप्शन, कोई इरप्शन नहीं है, कोई दाना नहीं निकला हुआ है, लेकिन खुजली बहुत हो रही है। तो ऐसे कंडीशन से कई सारी मेडिसिन है जिसमें आर्सेनिक है, डॉलिकोज है, मेजेरियम है, सल्फर है। ये सारी दवाएं अच्छा काम करती हैं। स्क्रैचेज अंटिल इट ब्लीड्स, पेशेंट को इतनी खुजली होती है कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब इतनी खुजलाहट होती है कि मन करता है कि तब तक खुजलाते रहें जब तक ब्लीडिंग न होने लगे, तो वहां समझ दीजिए कि एलिमिना की आवश्यकता है। नो पर्सपायरेशन, पेशेंट के अंदर में खास बात होती है कि पसीना नहीं होता है, ड्राइनेस होती है, सूखापन। तो वैसी कंडीशन जो पेशेंट बताए डॉक्टर साहब पसीना बहुत कम होता है, तो एक बार दिमाग में ये दवा जरूर आनी चाहिए। ठीक है, इंटॉलरेबल इचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, पेशेंट जब बेड में जाता है, बिस्तर में जाता है, तो पेशेंट को इनटॉलरेबल इचिंग होती है, बिस्तर की जो गर्मी होती है उसके कारण पेशेंट को खुजली बहुत ज़्यादा होती है, टॉलरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वहां पे भी इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। और भी कई सारी मेडिसिन हैं जो कि बिस्तर में जाने पे खुजली बढ़ जाती है, जिसमें नेट्रम सल्फ, रियोमैक्स, ये भी बहुत अच्छी दवाएं हैं। अब हम बात करते हैं कीनोट सिम्टम्स के बारे में। कीनोट सिम्टम्स मतलब वो सिम्टम जिससे हम
लगभग कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये दवा इस पेशेंट को देने की आवश्यकता है। नंबर 1, इनेबिलिटी टू वॉक विथ आइज क्लोज इन डार्कनेस, टॉटरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आइज। पेशेंट इनेबल होता है, बिल्कुल उस नहीं कर सकता इस काम को, क्या कि अगर अंधेरे में अगर वो आंख बंद करके नहीं चल सकता। टॉटरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आइज, जैसे पेशेंट आंख बंद करता है वो लगता है कि आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर है तो समझ लीजिए कि कीनोट सिम्टम है, ये पक्का एलुमिना की तरफ जा रहा है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है, इवन फॉर सॉफ्ट स्टूल हैज टू स्ट्रेन। जब भी पेशेंट बताया कि डॉक्टर साहब सॉफ्ट स्टूल है, बिल्कुल नॉर्मल स्टूल है, लेकिन बड़ा स्ट्रेन करना पड़ता, बहुत दबाव देना पड़ता, बहुत ही स्ट्रेन करना पड़ता, मतलब खींचना पड़ता, तब जाकर के कहीं लैट्रिन होती है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि इस दवा की आवश्यकता है। स्टिक्स टू रेक्टम लाइक क्ले। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि पेशेंट कभी कभी बताया कि डॉक्टर साहब चिकनाहट होती है स्टूल में, चिकनाहट है, जैसे कि मिट्टी के अंदर चिकनाहट होती है ना, उस तरह की चिकनाहट होती है इसके अंदर में। हैज़ टू स्टे एट स्टूल टू यूरिनेट। पेशेंट अगर ये सिम्टम बताए कि जब वो बाथरूम करने जाता है तो लगता है कि स्टूल कहीं पास ना हो जाए या स्टूल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसकी आवश्यकता होती है। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स। ठीक है, पेशेंट को डायरिया हो जाती है जब पेशेंट बाथरूम करने जाती है तो इन सारी कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस कैसी हैं, कीनोट सिम्टम्स हैं एल्यूमिना के, तो इसको ध्यान देना है। अच्छा, एक सिम्टम यहाँ पे है, हैज टू स्ट्रेन एट स्टूल। पेशेंट जब स्टूल करने जाता है, स्टूल पास करना चाहता है, तो उस दौरान बाथरूम करने के लिए भी इसको स्ट्रेन करना पड़ता है, मतलब बाथरूम भी इजी वे में पास नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, और डायरिया तब हो जाती है जब पेशेंट बाथरूम करने जाती है तो। ठीक है, अगला सिम्टम है एलर्जी टू साल्ट। साल्ट से एलर्जी होती है पेशेंट को, वाइन से एलर्जी होती है, नमक है, वाइन है, विनेगर है, पीपर है, इमीडिएटली प्रोड्यूसेस कफ। इन सारी चीज़ों से पेशेंट को एलर्जी होती है। पेशेंट जब भी बताया कि डॉक्टर साहब नमक के कारण या अल्कोहल है, विनेगर है, पीपर है, काली मिर्च है, इन सब से इमीडिएटली खांसी आने लगती है अगर ये सारी चीज़ें अंदर ले ले तो, या ये सारी चीज़ें सूंघ ले तो ऐसे पेशेंट के लिए एल्यूमिना बेस्ट मेडिसिन है। सेंसेशन ऑफ कॉब वेव आर ड्राइड वाइट ऑफ एन एग ऑन फेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि जब भी कोई पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब उसको ऐसा महसूस होता है चेहरे पे कि जैसे कोई चीज़, जो अंडे की जो सफ़ेदी होती है ना, वो पुती हुई है, उसकी वजह से जो ऐसा महसूस होता है कि ये कड़ा कड़ा हो गया है, जो स्किन है फेस की वो कड़ी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पुता हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में एल्यूमिना बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, एक सेंसेशन होता है कि पेशेंट को फील होता है जैसे कॉबवेब का यहाँ पे दिया हुआ कि जैसे जाला पड़ा हुआ है चेहरे पे, ये सेंसेशन और भी मेडिसिन में है, जैसे ग्रेफाइटिस मेडिसिन है, वहाँ पे भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ग्रेफाइटिस इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कन्फर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में। इवन बात किया आपने कीनोट सिम्टम्स के बारे में, अब हम बात करते हैं इसके कन्फर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में। ऐसे वो कौन से सिम्टम्स है जिससे हम इसको कन्फर्म कर सकते हैं, तो इसमें से कुछ सिम्टम या सारे के सारे सिम्टम्स मिल सकते हैं। कन्फर्मेटरी सिम्टम्स में है लैक ऑफ वाइटल हीट। पेशेंट को जो वाइटल हीट होती है, जो शरीर के अंदर जो जैविक ताप होता है वो बहुत कम होता है। ग्रेट मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन स्पेशली आफ्टर मेंसेस। पेशेंट मेंसेस के बाद अगर ये बताए कि डॉक्टर साहब मैं फिजिकली और मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट कर जाती हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, एकदम थकावट हो जाती है, तो समझ लीजिए वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है एल्यूमिना की। ड्राइनेस, सूखापन, इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विथ ड्राइनेस। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इरिटेशन हो सूखेपन के साथ में, जैसे गले के अंदर, थ्रोट के अंदर में अगर इरिटेशन हो और मुंह सूखा हो, समझ लीजिए दवा है। कैटारल ड्राइनेस, ठीक है, कैटारल ड्राइनेस अगर हो, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो, ठीक है, स्किन के अंदर ड्राइनेस है, ड्राइनेस ऑफ रेक्टम है, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना है, तो इन सारी कंडीशंस, ये सारे कंफर्मेटरी सिम्टम्स, अगर ये सब सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो पेशेंट को कंफर्म मानिए कि एल्यूमिना ही उसकी दवा है।
सेंसेशन एज इफ ड्राइड वाइट एग इज ऑन फेस और ऑफ अ कॉबवेब। हमने भी सिम्टम के बारे में बात किया कि अगर ऐसा लगे कि अंडा पुता हुआ है, वो सूख गया है, उसके कारण जो ड्राइनेस पैदा हो गई, अगर वैसा सेंसेशन हो, या कॉबवेब है जैसे मकड़ी का जाला होता है वैसा अगर चेहरे के अंदर है, चेहरे पे, और उसको बार बार ऐसे करने की आवश्यकता पड़ती है, उसको साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, अगर पेशेंट ये सिम्टम बताता है कि ऐसी फीलिंग उसको महसूस होती है, तो वहां पे कंफर्म है एल्यूमिना। क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टेबल थिंग्स लाइक स्टार्च, चाक, चारकोल एटसेट्रा। पेशेंट अगर इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करता है जो कि इनडाइजेस्टेबल है, जो कि पच नहीं पाती हैं जल्दी, या जो खाने वाली चीज़ नहीं होती हैं, जैसे स्टार्च है, चाक है, चारकोल है, कोयला, इस टाइप की चीज़ें पेशेंट खाने की अगर इच्छा पैदा करता है, खासतौर से बच्चों में आता है ज़्यादातर, लेकिन अगर बड़ों में भी आता है तो एल्यूमिना ही उसकी दवा है। तो दोस्तों ये सारे हैं वो कन्फर्मेटरी सिम्टम जिनके आधार पर हम एल्यूमिना को कंफर्म कर सकते हैं। अब जितने भी सिम्टम आपको गाइडिंग इंडिकेशंस में मिलते हैं, उन सारे सिम्टम्स के बाद में आपको ध्यान यही देना है कि कीनोट सिम्टम्स क्या है और उसके कन्फर्मेटरी सिम्टम्स क्या हमको मैच कर रहे हैं। अगर हैं और वो सारे सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, पक्का ये दवा दीजिए, काम करेगी ही करेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी। इस रेमेडी का न्यूक्लियस क्या है, मतलब कहाँ पे ये दवा ज़्यादा काम करती है या जहाँ पे इसका असर होता है। तो वैसी कंडीशन में जबकि लैक ऑफ वाइटल हीट है, जब वाइटलिटी पेशेंट की बहुत वीक हो जाती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, कार्बोवेज, आर्सेनिक, ये सब दवा देते हैं, वहाँ पे एल्यूमिना भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। तो जब पेशेंट की वाइटलिटी वीक हो जाती है तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। चिली पर्सन हु आर अप्रीहेंसिव, ऐसे पेशेंट जो अप्रीहेंसिव हैं, चिली हैं, हैस्टी, जल्दबाजी वाले हैं, इम्पल्स विथ गिल्टी कॉन्सियसनेस, कॉन्सेंस, ठीक है, पेशेंट बड़ा गिल्टी फील करता है, ठीक है, उसको ऐसा इम्पल्स आता है अपने प्रति, अपने कॉन्सेंस के प्रति बड़ा गिल्टी महसूस होता है, तो वैसी जगह पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, अपने भविष्य के प्रति अगर पेशेंट बहुत ही एंग्जाइटी होती है उसके अंदर में, भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, बड़ा चिंतित रहता है। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन पेशेंट का ड्राई होता है। टेंडेंसी टू पैरेटिक मस्कुलर स्टेट्स स्पेशली ऑफ द रेक्टम, लोकोमोटर एटैक्सिया। अगर किसी पेशेंट के अंदर में ये टेंडेंसी हो, पैरेटिक मस्कुलर स्टेट्स, जो मस्कुलर स्टेट्स हैं स्पेशली किस चीज़ की, रेक्टम की, लोकोमोटर एटैक्सिया, मतलब जो लोकोमोटर एटैक्सिया का मतलब होता है कि जो चलने फिरने में काम आती हैं, वो जो मसल्स हैं, उनके अंदर में अगर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाए, पैरेटिक की, पैरालिसिस से पहले की कंडीशन की डेवलप हो जाए, तो वहाँ पे भी इसकी आवश्यकता होती है। डेबिलिटी, कमजोरी हो, स्लगिशनेस हो, पेशेंट बिल्कुल धीमे धीमे हर काम को करे, हैवीनेस हो, भारीपन हो, नमनेस हो, सुन्नपन हो, स्टैगरिंग हो, पैर को घिसट करके चले, स्टैगर करके चले, है ना, कहते हैं ना कि जैसे कुछ ऐसे पेशेंट को आपने देखा होगा कि वो स्टैगरिंग करते हैं, मतलब पैर को घिसट घिसट करके चलते हैं, तो वैसी कंडीशन में भी एल्यूमिना बहुत अच्छा वर्क करती है। पेशेंट चिली है, डिस्पोजिशन टू कोल्ड्स है, ठीक है, ठंडी जल्दी लग जाती है, चिली पेशेंट है तो ठंडी जल्दी लग जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में ये सारे रेमेडी के इस केंद्र बिंदु हैं इस दवा के। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में, क्लिनिकली किन किन बीमारियों में दवा वर्क करती है। जैसे अटैक्सिया, जिसमें चलने में लड़खड़ाहट होती है, चल नहीं पाता है पेशेंट। एल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है, एल्जाइमर डिजीज आप लोग जानते ही हैं, जिसमें पैरालिसिस हो जाती है बॉडी की। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो, डिमेंशिया की कंडीशन हो, डिप्रेशन हो, एक्जिमा की कंडीशन हो, फीकल इम्पैक्शन है, फीकल मतलब वही स्टूल प्रॉपरली वो नहीं हो पा रहा है, इजेक्ट बाहर नहीं जा पा रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन हो जाए, मायोपैथी हो जाए, ठीक है, मतलब मायोपैथी का मतलब, मायो मतलब होता है जो कार्डियक होता है, मतलब ये जो मसल्स होता है उसको मतलब मायोपैथी हो जाए, मसल्स में अंदर प्रॉब्लम हो जाए, पैरालिसिस कंडीशन हो जाए, पार्किंसंस डिजीज हो जाए, यूरिनरी रिटेंशन हो जाए, वर्टाइगो, इन सारी चीज़ों का कारण क्या है, जो मस्कुलर जो वीकनेस आ गई है उसके कारण अगर ये सारी कंडीशंस हो जा रही हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करती है एल्यूमिना। फॉर सोर थ्रोट आर क्लर्जी मैन आर अदर पब्लिक स्पीकर्स हु आर थिन इन फ्लैश देयर इज नो रेमेडी इक्वल टू एल्यूमिना। डॉक्टर डनहम कहते हैं
कि अगर सोर थ्रोट हो, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्लर्जी मैन थ्रोट, ठीक है, जो कि स्पीकर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जब उनके अंदर में गले में बोला नहीं जाता है तो उसको बोलते हैं सोर थ्रोट आप पब्लिक स्पीकर्स या क्लर्जी मैन इसको बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि थिन है, दुबले पतले हैं, जिनके अंदर शरीर में मांस की कमी है, तो डॉक्टर डनहम कहते हैं कि एल्यूमिना से अच्छी उसकी कोई दवा नहीं हो सकती है, एल्यूमिना के बराबर ही कोई नहीं कर सकती। और भी मेडिसिन हैं लेकिन एल्यूमिना वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। वायलेंट कफ एक्साइटेड बाई एन इलोंगेटेड यूवुला, डॉक्टर डनहम कहते हैं कि बहुत तेज खांसी आए जबकि यूवुला बढ़ा हुआ हो, तो वहाँ पे भी एल्यूमिना बहुत अच्छा वर्क करती है। बहुत सारी मेडिसिन है, बेरेटा कार्ब है, काली कार्ब है, जिनसे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, रस्टॉक्स है, और भी कई सारी मेडिसिन है। अ वेरी स्लो एक्टिंग रेमेडी, ये जो रेमेडी है वेरी स्लो, बहुत धीमे काम करती है। लेट इट एक्ट अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए होती है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ये जो मेडिसिन है बहुत धीमे धीमे काम करती है, ये अपना एक्शन लेने में थोड़ा सा वक्त लेती है, ठीक है। इस मेडिसिन को अपना जो वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसको कुछ दिन तक लगातार लेते रहना चाहिए। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिम्टम में कैलकेरिया फॉस और सैलिसिया के साथ में। कैलकेरिया फॉस और सैलिसिया में भी ये कंडीशंस होती हैं जहाँ पे दवाएं धीमे धीमे अपना वर्क करती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेमेडी रिलेशनशिप्स के बारे में। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ब्रैनिया, ब्रैनिया के पहले और बाद में बहुत अच्छा वर्क करती है। फॉलोज वेल, इन सारी दवाओं के बाद ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है, जिसमें कैलकेरिया का इग्नेशिया, लाइकोपोडियम, नक्सुनका, फास्फोरस, पल्साटिला, सीपिया और सल्फर है। इसको कंपेयर कर सकते हैं एल्यूमिनियम मेटेलिकम के साथ में। सिमिलर है ये दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम, बेरेटाका, ब्रैनिया, कैलकेरिया, कैमोमिला, कोनियम, फेरम, फेरामायोड, ग्नेफेलियन, इपिका, कालीबैकोम, लैकेसिस, लाइकोप्लम्बम, पल्साटिला, रूटाजी, सीपिया, सैलिसिया, सल्फर और जिंकम मेट के साथ में। एंटीडोटेड बाई, ठीक है, ये दवा एंटीडोट करती है ब्रैनिया को, कैम्फर को, कैमोमिला, इपिकाक और पल्साटिला को। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका जो होता है 40 से 60 दिन तक इसका असर रहता है किसी पेशेंट के अंदर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सारी बेसिक बात हो गई मेडिसिन के बारे में। अब हम बात करते हैं एलन की नोट्स के अंदर में कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसपे हम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और एलन की नोट्स एक बेसिक बुक है जिसमें आपको किसी भी पेशेंट का एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाता है। तो एक बार हम इसको रिवीजन करेंगे एलन की नोट्स के साथ में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। एडेप्टेड टू पर्सन हु सफर फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस, ऐसे पेशेंट के अंदर में जो सफ़र करते हैं क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर के साथ में, जिनके अंदर में कोई बीमारी बहुत काफ़ी समय से चली आ रही है, वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। इसको कहा जाता है द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। यह क्रॉनिक डिजीज की एकोनाइट है, मतलब जब भी कोई पेशेंट आपके पास में आता है क्रॉनिक डिजीज लेकर करके, बहुत पुरानी बीमारी चली आ रही है, तो वहाँ पे इस दवा से भी शुरुआत की जा सकती है। सल्फर से हम लोग शुरुआत करते हैं और मेडिसिन से शुरुआत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रॉनिक केस में एकोनाइट की तरह काम करती है कि जैसे कोई भी चीज़ आपके साथ तुरंत शुरू हुई तो कौन सी दवा देते हैं अचानक, एकोनाइट। तो वैसे ही कोई अगर पुरानी बीमारी हमारे सामने आती तो वहाँ पे हमारी बेस्ट मेडिसिन होती है एल्यूमिना। कॉन्स्टिट्यूशन डेफिशिएंट इन एनिमल हीट, ऐसे पेशेंट के लिए जिनके अंदर में जैविक ताप की कमी होती है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट को इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कैलकेरिया कार्ब और सैलिसिया के साथ में। स्पेयर वाले जो पेशेंट होते हैं, इकहरे शरीर वाले, दुबले पतले होते हैं, ड्राई होते हैं, थिन सब्जेक्ट, पतले दुबले लोग होते हैं, उनके अंदर में ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। डार्क कॉम्प्लेक्शन जो सांवले रंग वाले लोग होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है। माइल्ड, जिनको जो बड़े सौम्य होते हैं, बड़े चीयरफुल होते हैं, खुशहाल मिजाज वाले होते हैं, बड़े शांत होते हैं, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के लिए दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। हाइपोकॉन्ड्रियक होते हैं, जैसे पेशेंट को जिनको रोग का भ्रम हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए भी ये दवा वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट जिनको ड्राई, टेटरी, अभी हमने बात किया था, दाद हो, ठीक है, टेटरी का मतलब होता है कि ऐसे दाद जिनके अंदर में खुजली हो और लाल लाल दाने हो। तो ड्राई हो, सूखापन हो, टेटरी हो, दाद हो, इचिंग हो, खुजली हो उनके अंदर में बहुत ज़्यादा, और खुजलाने पेशेंट को ऐसा लगता है कि एकदम खून निकाल देगा,
तो वहाँ पे एल्यूमिना बेस्ट मेडिसिन है। वर्स्ट इन विंटर, और ये कंडीशंस विंटर के कंडीशन में बढ़ जाती है, विंटर यानी ठंडक के मौसम में तकलीफें बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम पेट्रोलियम से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे अभी इचिंग के बारे में, दांत के बारे में, तो इनटॉलरेबल जो हो, खुजली हो, इनटॉलरेबल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता हो, इचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, पेशेंट जब बिस्तर में जाता है तो वहाँ पे इतनी खुजली हो कि पेशेंट बर्दाश्त न कर पाए, बिस्तर की गर्मी से खुजली बढ़ जाए, तो वहाँ पे इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सल्फर के साथ में, ठीक है। स्क्रैचेज अंटिल ब्लीड्स, पेशेंट रहेगा डॉक्टर साहब तब तक खुजलाने का मन करता है जब तक लगता है कि बस ब्लड न निकल आए, ठीक है, और उसके बाद बिकम्स पेनफुल, और जब ब्लड निकल आता है तो उसके बाद में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में एल्यूमिना बेस्ट मेडिसिन है। अब खुजलाने के बाद अगर जलन पैदा हो लेकिन अच्छा भी महसूस हो, तो वहाँ पे सल्फर और सीपिया बड़ा अच्छा काम करती है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं सीपिया और सल्फर के साथ में। अब हम इसके कुछ और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। पेशेंट टाइम पासिस टू स्लोली, पेशेंट का टाइम बहुत धीमे धीमे पास होता है, उसका मैंने कारण आपको पीछे बताया हुआ है, क्यों धीमे धीमे पास होता है, क्यों, क्योंकि पेशेंट बहुत जल्दीबाजी में रहता है, ठीक है, वो खुद इतनी जल्दीबाजी में रहता है कि उसको लगता है कि बड़ा धीमे धीमे समय पास हो रहा है, सारा काम खट से कर लिया, ठीक है। एन आवर सीम्स हाफ अ डे, 1 घंटा उसको महसूस होता है कि पूरा एक दिन के बराबर है। इसको कंपेयर कर सकते हैं कैनाबिस इंडिका के साथ में, ये भी मेंटल कंडीशन होती है कैनाबिस इंडिका की। इनेबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आइज ओपन, आँख खुली है तभी पेशेंट चल सकता है, पेशेंट आँख बंद करके नहीं चल सकता है। एंड इन द डे टाइम, और दिन के समय, ठीक है, कब चल सकता है, दिन के समय चल सकता है, खुली आंख है तब चल सकता है, अगर पेशेंट आंख बंद कर ले या रात का समय हो तो चल नहीं सकता है, तो वहां पे दवा है एल्यूमिना। टॉटरिंग एंड फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आइज, ठीक है, पेशेंट गिर जाता है आगे की तरफ अगर वो आंख को बंद कर ले, ऐसी कंडीशन में अर्जेंटम नाइटिकम और जिल्सीमियम से भी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एबनॉर्मल एपेटाइट, पेशेंट की एबनॉर्मल एपेटाइट होती है, एबनॉर्मल होती है। क्रेविंग फॉर स्टार्च, स्टार्च खाने का मन करता है, चौक खाने का मन करता है, चारकोल खाने का मन करता है, ठीक है। क्लोव्स, लौंग खाने का मन करता है, चारकोल खाने का मन करता है, चारकोल मतलब कोयला। कॉफ़ी और टी ग्राउंड, जो आपने देखा होगा कि जो चाय पीते हैं तो जो कुल्हड़ होता है, तो पेशेंट ये बताए कि पेशेंट डॉक्टर साहब कुल्हड़ खाने का मन करता है, अटेंडेंस बताते हैं ऐसी चीज़ें। एसिड्स है ना, एंड इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, और जो ऐसी चीज़ें जो कि पचा नहीं सकते हैं, वो सारी चीज़ें खाने की पेशेंट की बड़ी इच्छा होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए साइक्लोटाविरोसा और सोराइनम भी बहुत अच्छी दवा है। सिम्टम पे ये दोनों दवाएं इससे कंपेयर कर सकते हैं। पोटैटोज डिसएग्रीज, पोटैटो यानी कि आलू, पेशेंट को एग्री नहीं कर पाता है, खाने के बाद उसको तकलीफ होने लगती है। क्रॉनिक इरेक्टेशंस फॉर ईयर्स, अगर ऐसे पेशेंट आपके सामने आए जिनके डकार आने की बड़ी पुरानी बीमारी है, तो वहाँ पे एल्यूमिना बहुत अच्छा वर्क करती है। और खास तौर से वर्स इन इवनिंग, अगर शाम को डकार आने की बीमारी अगर बढ़ जाती हो, शाम को डकार ज़्यादा आती हो, तो वहाँ पे इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। ऑल इरिटेटिंग थिंग्स जैसे साल्ट, वाइन, विनेगर, पीपर इमिडिएटली प्रोड्यूस कफ, तुरंत खांसी को पैदा कर देते हैं ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है पेशेंट का, हमने बात किया पीछे, नो डिजायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज अ लार्ज एक्यूमुलेशन। पेशेंट नो डिजायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल, पेशेंट को न तो डिजायर होती है न तो एबिलिटी होती है स्टूल को पास करने की, कब तक, अंटिल देयर इज अ लार्ज एक्यूमुलेशन, जब तक ज्यादा मात्रा में स्टूल इकट्ठा न हो जाए रेक्टम के अंदर, तब तक न तो इच्छा होती है न तो एबिलिटी होती है, न तो उसको बाहर पास निकाल सकता है जब तो उसको, और ये कंडीशन होती है ड्यू टू सेंसरी मोटर नर्व के वीकनेस के कारण में, ठीक है। और ऐसी कंडीशन इसको हम कंपेयर कर सकते हैं मेलिलोटस के साथ में, एक दवा है मेलिलोटस, उस दवा से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर भी ये सिम्टम पाया जाता है। ग्रेट स्ट्रेनिंग, बहुत ही तनाव देना पड़ता है पेशेंट को, बहुत स्ट्रेन देना पड़ता है, तब जाकर के मस्ट ग्रैप्स द सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली, पेशेंट जो जहाँ बैठता है तो वहाँ पे जो सामने सीट होती है उसको पकड़ के रख लेता है, इतना ग्रैप्स कर लेता है
इतना दबाव देता है कि स्टूल पास हो जाए, ठीक है, तब जाकर के कहीं स्टूल पास होता है। स्टूल हार्ड नॉटी लाइक लॉरेल बेरीज, पेशेंट का स्टूल सॉफ्ट तो होता ही है लेकिन कभी कभी हार्ड हो जाता है, नॉटी होता है मतलब गांठदार हो जाता है, लाइक लॉरेल बेरीज, जो लॉरेल बेरीज होते हैं बेरी की तरह वैसा होता है, कवर्ड विथ म्यूकस, और साथ में म्यूकस कवर्ड हो, तो ये कंडीशन में भी ये दवा की आवश्यकता पड़ती है। या एक तो कि स्टूल हार्ड होता है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, और सॉफ्ट, या तो सॉफ्ट हो सकती है क्ले मिट्टी की तरह, एडरिंग टू पार्ट्स, और जहाँ पे लगता है वहाँ पे चिपक जाता है। और ऐसी कंडीशन में इसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्लेटिना के साथ में। प्लेटिना में भी चिपकने वाला, पॉट पे चिपकने वाला सिम्टम पाया जाता है। पेशेंट जब भी बताया कि डॉक्टर साहब जब पॉट पे लैट्रिन पड़ती है तो उसको बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है तब जाकर कहीं साफ होती है, वहाँ पे आप एल्यूमिना और प्लेटिना को आप कंपेयर कर सकते हैं। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, पेशेंट का जो रेक्टम है वो इनएक्टिव हो जाता है, प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग, इवन जो सॉफ्ट स्टूल होता है ना उसमें भी बड़ा स्ट्रेन देना पड़ता है, मतलब नरम अगर स्टूल पास हो रहा है उसमें भी बड़ा मेहनत लगाना पड़ता है तब जाकर स्टूल पास होता है। इस सिम्टम पे इसको कंपेयर कर सकते हैं एनाकार्डियम के साथ में, प्लेटिना के साथ में, सैलिसिया और वेरेट्रम एल्बम के साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले सिम्टम्स के बारे में, कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन। ऐसे पेशेंट जो कि छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाए, कारण क्या हो, फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल फूड के कारण अगर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। बॉटल फेड बेबीज, बॉटल से दूध पीने वाले बच्चे, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाए ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। ऑफ ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल में क्या होता है कि जो मोटर ये सेंसर जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं या मोटर नर्व्स वीक हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जो ओल्ड पीपल में अगर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे एल्यूमिना देना चाहिए। इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड पीपल में लाइको और ओपीएम के। ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, और रेक्टम इनएक्टिवली काम करे, रेक्टम एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, तो वैसी कंडीशन में भी एल्यूमिना की आवश्यकता पड़ती है। और साथ में हम कंपेयर कर सकते हैं सीपिया के साथ में, ठीक है। डायरिया व्हेन सी यूरिनेट्स, पेशेंट जब ये बताया कि डॉक्टर साहब मैं बाथरूम करने जाती हूँ तो मुझे लैट्रिन लग जाती है, लैट्रिन हो जाती है, तो वहाँ पे ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन द ऑर्डर टू यूरिनेट, पेशेंट जब स्टूल के लिए बैठता है, स्ट्रेन लगाता है, तो वहाँ पे बाथरूम के लिए भी स्ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। पेशेंट को पेशाब करने के लिए भी स्ट्रेन देना पड़ता है तब जाके पेशाब होती है। लिकोरिया की क्या कंडीशन होती है, एक्रिड होती है, प्रोफ्यूज है। पेशेंट को लिकोरिया की खास बात क्या होती है, एक्रिड लगने वाला होता है एंड प्रोफ्यूज ज़्यादा मात्रा में होता है, रनिंग डाउन टू द हील्स, और हील्स तक यानी पैर के तलबे तक पहुंच जाता है, ठीक है, वाटरी होता है बिल्कुल पानी की तरह। और ऐसी कंडीशन में और लगने जहाँ लगता है वहाँ पे जलन पैदा करता है, खुजली पैदा करता है, तो समझ लीजिए कि पर्टिकुलर दवा है एल्यूमिना। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सिफिलिनम के साथ में, सिफिलिनम में भी ये सिम्टम पाया जाता है। वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय लिकोरिया बढ़ जाए, रिलीफ बाई कोल्ड बाथिंग, और ठंडे पानी से नहाने के बाद में पेशेंट को आराम मिल जाए, तो वहाँ पे बेस्ट दवा है एल्यूमिना। आफ्टर मेंसेस, आफ्टर मेंसेस क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, पेशेंट अगर एग्जॉस्ट हो जाए शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, हमने पीछे बात किया हुआ है, तो वहाँ पे ये दवा की आवश्यकता पड़ती है। स्कार्सली, कभी कभी एबल टू स्पीक, बड़ा मुश्किल होता है पेशेंट का बोल पाना, इतना ज़्यादा वीक हो जाए, तो वैसी कंडीशन में कार्बो एनामेलिस और कोकुलस इंडिकस को हम कंपेयर कर सकते हैं। टॉकिंग फटिक्स, बात करने में पेशेंट फटीग हो जाता है, थक जाता है। फेंट एंड टायर्ड, मस्ट सिट डाउन, पेशेंट बैठ जाना चाहता है, इतना ज़्यादा थकावट महसूस होती है पेशेंट को बातचीत करने से, तो इन सारी कंडीशंस में एल्यूमिना की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं इसके एग्रेवेशन और एम्यूलेशन के बारे में, किन कंडीशंस में ये तकलीफें बढ़ जाती हैं और किसमें घट जाती हैं। तो एग्रेवेशन होता है इन कोल्ड एयर, ठंडी हवा से बढ़ जाती है, ड्यूरिंग विंटर, विंटर के कंडीशन में बढ़ जाती है। वाइल सीटिंग, जब पेशेंट बैठता है तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज, आलू खाने से तकलीफें बढ़ जाएं। आफ्टर ईटिंग सूप्स, सूप की वजह से तकलीफें बढ़ जाती हैं। और अल्टरनेट डेज, आज तकलीफ हुई कल आराम मिला परसों फिर से तकलीफ बढ़ जाती है। एट न्यू एंड फुल मून, और नए और फुल मून, जब पूरा चांद होता है, पूर्णिमा की रात होती है, और
या फिर न जो नया मून होता है या पूर्णिमा के चाँद के बाद जो न्यू मून जो आता है, ठीक है, या तो न्यू मून हो मतलब जो पहला होता है, या फिर जो फुल मून हो। न्यू मून मतलब अमावस्या के बाद जो पहला मून आता है उसको बोलते हैं न्यू मून, और फुल मून जिसमें पूरा चांद निकला होता है। तो वैसी कंडीशन में इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। और एमेलोरेशन किस में होता है, आराम किस में मिलता है, माइल्ड समर वेदर। जो माइल्ड समर वेदर होता है मतलब गर्मी की जो शुरुआत होती है, हल्की हल्की गर्मी हो रही होती है, वैसी कंडीशन में पेशेंट को आराम मिलता है। फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स, कुछ गर्म पेय लेने से पेशेंट को आराम मिलता है। वाइल ईटिंग, खाने पीने से पेशेंट को आराम मिलता है। सोराइनम से इसको कंपेयर कर सकते हैं खाने से आराम मिलने में। इन वेट वेदर, नमी वाला जो मौसम होता है उसमें पेशेंट को आराम रहता है, जैसे कास्टिका में भी आराम रहता है। एल्यूमिना इज वन ऑफ द चीफ एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। एल्यूमिना चीफ मेडिसिन है लेड पॉइजनिंग की, मतलब शीशा से होने वाला जो शीशा का विष होता है उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। पेंटर्स कोलिक, ठीक है, जो शीशा का विष होता है पेंटर्स कोलिक के अंदर में, पेंटर्स के अंदर में आ जाता है तो उसको जो पेट में दर्द होता है तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। और एलिमेंट्स फ्रॉम लेड, किसी भी व्यक्ति में या किसी भी तकलीफ में या कोई भी अगर कारण बनता है क्या, लेड, शरीर के अंदर शीशा अगर गया किसी भी कारण से और वो थोड़ा थोड़ा बार बार जा रहा है तो उसके बाद जो हमारी होने वाली बीमारियां होती हैं वहाँ पे इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बात रही आज एल्यूमिना के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।